शुरुआत कर चुके हैं और हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था जो बुक में दिया गया था, जिसमें बेस्टिल को स्टॉर्म करने की घटना का जिक्र था। और इस ट्यूटोरियल में हम आगे चलेंगे और इसका जो फर्स्ट टाइटल है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, और इसमें हम देखेंगे कि क्या सोशल स्ट्रक्चर था उस वक्त फ्रेंच सोसाइटी का, मीन्स की फ्रेंच सोसाइटी कितने स्टेटा या कैटेगरीज या किस प्रकार से वहाँ के लोग अलग अलग सामाजिक भागों में डिवाइडेड थे। तो वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे चल के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है लोगों को जीने का संकट, यानी कि जिसे हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, वो हो जाता है और लोग फोर्स हो जाते हैं कि वो शासन के खिलाफ उठ खड़े हों। लेकिन हम उसको इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हम स्टार्ट करते हैं। इन 1774 1774 में लुइस 16, अब याद रखिएगा जो राजा था उस वक्त, जो मैंने पिछले पार्ट में आपको जानबूझ के नहीं बताया था कि जब हम यहाँ टेक्स्ट में एंटर करेंगे तो हम पढ़ेंगे। तो लुइस 16वां भी इसको कहते हैं हिंदी में, ऑफ द बर्बन फैमिली। देखिए किस वंश का शासक था? बर्बन वंश का शासक था। जैसे आप मुगल वंश के बारे में जानते हैं, गुलाम वंश के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपको याद होगा तो मैंने इनका उदाहरण दिया। ऑफ किंग्स असेंडेड मीन्स गद्दी पे बैठना, तो वो शब्द यहाँ पे हम असेंट कहते हैं। असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस में उस वक्त राजतंत्र था, मीन्स किंग का रूल हुआ करता था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो 1774 में गद्दी पर बैठा। ही वॉज 20 years old, जब वो 20 साल का था तो उसकी शादी हुई, और जिससे शादी हुई वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, मतलब ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी, वहाँ की राजकुमारी थी। उसका नाम था मैरी एंटोनेट। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने देखा कि खजाना तो खाली है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड, देखिए ड्रेन मतलब नाला, आप समझ लीजिए। तो नाले में जैसे पानी बहता उस प्रकार से जो खजाना था वो बह निकला था। तो लंबे युद्धों की वजह से द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिससे हमें मनी जनरेट होती है, इनकम होती है, वो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे किसान है वो अपनी फसल को बेचता है, तो एक प्रकार से जो उसकी क्रॉप है वो उसका फाइनेंशियल रिसोर्स होगी। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ, इस वॉर के बारे में मैं बता दूं कि आपने पढ़ा होगा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसमें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस ने बहुत मदद की थी, अपनी नेवल फोर्सेस भी उन्हें उपलब्ध कराई थी। और ये जो कॉलोनीज थी 13 कॉलोनीज, ये ब्रिटेन की थी। तो ब्रिटेन उन्हें बनाए रखना चाहता था और अमेरिका के लोग आज़ाद होना चाहते थे, और इनकी मदद सैनिकों से भी और जो उनका समुद्री नेवल फोर्स था उससे भी उन्होंने मदद की। तो इसमें खर्चा आया। अच्छा, फ्रांस और ब्रिटेन में जमती नहीं थी, तो आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। चलिए हम फिर वापस लौटते हैं। तो इस वजह से खजाना खाली हो चुका था। एडेड टू दिस, और इस पर और आगे क्या प्रॉब्लम थी? कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट एट द इमेंस, मतलब बहुत बड़ा विशाल, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब बहुत ज़्यादा, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा फिजूल, पैलेस ऑफ वार्साय। तो वार्साय में जो महल था, अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रोज हजारों की तादाद में लोग वहां देखने के लिए जाते हैं इस महल को कि किस शान शौकत के साथ उस समय फ्रांस के राजघराने के लोग रहा करते थे। तो इसका खर्चा भी मेंटेन करना। अंडर लुइस 16 फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज, जो मैंने भी आपको बताया कि जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया भी तो कॉलोनी था ना ब्रिटेन का। कोई देश जब दूसरे देश पे जाके कब्जा करके और वहां पर अपना शासन स्थापित करता है और वहाँ के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें बस चूसना शुरू करता है, तो वो कॉलोनी बन जाता है। तो इसी प्रकार से इंडिया भी कॉलोनी था और कॉलोनी ब्रिटेन का था। हमने उनसे आज़ादी पाई, तो वही हाल अमेरिका में था, वो लोग भी आज़ाद होना चाहते थे। तो हमारी मदद तो फिलहाल किसी ने नहीं की, लेकिन उनकी मदद फ्रांस ने की थी। टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन में कोई जमती नहीं थी। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन। अब देखिए यहाँ पर उस वक्त की मुद्रा है, 1 बिलियन में 1 अरब होता है। टू ए डेट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरे। अच्छा, जो बड़े बड़े महाजन साहूकार होते थे वो भी पैसा सरकार को उधार देते थे। लेंडर्स हु गेव द रेट, और जिन्होंने उधार दिया था तो उधार दिया था ब्याज पे। अब क्रेडिट का मतलब यहाँ पे आप लोन समझ लीजिए। तो जिन लोगों ने लोन दिया था गवर्नमेंट को, सरकार को, आखिर राजा था तो सरकार तो चलती थी ना। नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो उन्होंने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments. तो जो भी इनकम होती थी सरकार की, गवर्नमेंट की, उसमें से ज़्यादा हिस्सा अब उसका इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में खर्च करना पड़ रहा था।
टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, तो रोजाना के जो खर्चे थे सरकार के उनको पूरा करने के लिए, मीट मतलब यहाँ पे पूरा करना, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। अब देखिए आर्मी को मेंटेन करने में पैसा लगता है, जो राज दरबार लगता था उसमें पैसा लगता है, सरकार के जो कार्यालय चल रहे हैं उनमें पैसा लगता है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा जो स्टेट था उसे प्रॉब्लम आ रही थी तो उसने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए। मतलब जो राज था, फ्रांस था, तो राजा ने टैक्सेस बढ़ा दिए। और आगे हम देखेंगे कि बस यहीं से प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा जटिल हो जाती है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में टैक्सेस जो बढ़ाने की बात हो रही थी, इन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। येट इवन दिस मेजर मीन्स यहाँ पे कदम जो हम उठाते हैं, स्टेप, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड। देखिए ये भी पूरा ना पड़ता, टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी ट्रेजरी उतनी पूरी ना होती। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड। इसके अलावा जो फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर था, सोसाइटी थी, वो 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। देखिए यहाँ पे ई लिखा है, आपको ई लिखना है, STATES लिख के छोड़ना नहीं है। 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे। तो ये स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है। तो पहले स्टेट में क्लर्जी मीन्स चर्च के लोग रहते थे, दूसरे स्टेट में नोबिलिटी मीन्स की कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, या आप कह सकते हैं जिनका कहीं ना कहीं राजघराने से संबंध हो तो उनकी फैमिलीज हो गई, या बड़े बड़े जो जमींदार थे, फ्यूडल लॉर्ड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, और वो जितनी दूरी में जितनी जमीनों पे उनका हक था, एक प्रकार से छोटी सी रियासत के मालिक ही माने जाते थे, तो ये नोबल लोग हो गए। और थर्ड स्टेट में लगभग 99% लोग रहते थे। तो इसमें भी अमीरी गरीबी थी, जैसे बहुत छोटे किसान ऐसे भी थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, ज़्यादातर किसान ऐसे ही थे, और मजदूर थे, नौकर थे जो दूसरे घरों में काम करते थे। इसके अलावा ऐसे भी पीजेंट्स थे जिनके पास ज़मीन थी। आर्टिजन्स मीन्स जो हाथों से चीज़ों को बनाते थे, जिन्हें हम दस्तकार भी कह सकते हैं। अब जैसे एक कुम्हार है तो एक आर्टिजन ही तो कहलाएगा, वो एक बढ़ई है वो आर्टिजन ही तो कहलाएगा, कपड़े बुनने वाला एक आर्टिजन ही तो कहलाएगा। और यहाँ पे जो सबसे अमीर लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, तो बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, कोर्ट ऑफिसर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। तो इस प्रकार से 3 स्टेट में डिवाइडेड था सोशल स्ट्रक्चर उस वक्त फ्रांस का। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये सब टूटता है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय इसी थर्ड स्टेट ने बगावत की थी। आगे और देखते हैं क्या है। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू मिडिल एजेस। द टर्म ओल्ड रिजीम, देखिए अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का है, तो इसे हम ओल्ड रिजीम कहते हैं, जब राजा का शासन था और ये स्ट्रक्चर था। इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले का जो स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर, या पहले जो शासन चलता था, उसे हम ओल्ड रिजीम कहेंगे, यानी पुरानी शासन व्यवस्था। फिगर 2 shows how the system of states in France society was organized। तो मैंने आपको बता ही दिया। Peasants made up the 90% of the population। तो थर्ड स्टेट में किसान लोग ज्यादा थे। However, only small number of them owned land। लेकिन बहुत कम लोगों के पास जमीन थी। About 60% of the land was owned by nobles, the church and the other richer members of the third state। तो अगर हम ये मान लें कि 100 बीघा जमीन है, तो उसमें से 60% जो लैंड थी वो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में भी जो अमीर लोग थे, मीन्स की नॉबल्स, चर्च यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, और जो रिचर मेंबर्स थे, धनी लोग थे थर्ड स्टेट के, उनके पास थी। किसानों के पास मात्र 40%, यानी कि 100 बीघा में से यहाँ तो 60 हो गई, सिर्फ 40 बीघा बचती थी। उसी में बेचारे जो 90% किसान हैं उन्हें शेयर करना था, तो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। गरीबी थी लोगों के पास, गरीब थे लोग। The members of the first 2 states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges। देखिए जो लोगों को अधिकार मिलते हैं उससे ज़्यादा अधिकार कुछ लोगों को दिए जाए तो वो प्रिविलेजेस कहलाएंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, आपके यहाँ का MLA है, MP है, तो हमारे जो अधिकार हैं उनसे कहीं ज़्यादा उनके पास अधिकार है। तभी तो जब वो आते हैं तो देखिए सड़कें खाली करा दी जाती हैं, उनके लिए रास्ता बना दिया जाता है। तो विशेषाधिकार प्राप्त लोग बाय बर्थ, इसका मतलब ये है कि किसी का जन्म अगर किसी नोबल परिवार में हुआ है तो वो भी सेकंड स्टेट में माना जाएगा। जैसे हिंदू सोसाइटी में देखिए कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा एक इंस्टीट्यूशन के रूप में स्टैब्लिश्ड है कि कोई जिस परिवार में जन्म लेता है हम उसी कास्ट का उसको मानते हैं। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया तो क्षत्रिय माना गया। तो ये बाई बर्थ माना जाता है। और इसका अपोजिट होता है बाई मेरिट,
कि आप अपनी मेहनत से जो सम्मान हासिल करते हैं तो उसी से आपकी पहचान होगी। और हिस्ट्री में अगर हम देखें भी तो बाय बर्थ किसी को कभी भी इतिहास याद नहीं रखता, वो उनके कर्मों से याद रखता है। जैसे महात्मा गांधी है, अब महात्मा गांधी को हम उनके कार्यों से याद करते हैं, हम इसलिए याद नहीं करते कि किस जात में उन्होंने जन्म लिया था। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर, हिस्ट्री कर्मों से याद रखती है लेकिन सोसाइटी लोगों को बाय बर्थ पहचानने की कोशिश करती है। तो ये जो फर्स्ट सेकंड स्टेट के लोग हैं तो ये लोग बहुत ही प्रिविलेज्ड क्लास के लोग माने जाते थे, इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे और इन लोगों को वो विशेषाधिकार, वो प्रिविलेजेस नहीं प्राप्त थे। तो प्रिविलेजेस क्या थे अभी हम देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एग्जेम्पशन, मतलब किसी को आप छूट देते हो किसी से तो एग्जेम्पशन। मान लीजिए फीस लगती है 2000 रुपये प्रति महीना और किसी का 1000 रुपये माफ कर दिया जाए तो 1000 रुपये कहा जाएगा कि एग्जेम्प्ट कर दिया गया, छूट दे दी गई फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। अब आप समझे ना कि टैक्स नहीं पे करते थे ये लोग टू द स्टेट, राजा को, सरकार को। द नॉबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। इसके अलावा जो नॉबल्स घराने के लोग थे उन्हें फ्यूडल प्रिविलेजेस थे क्योंकि वो जमीनों के मालिक हो करते थे ना। तो इसमें क्या है, फ्यूडल ड्यूज मतलब किसानों से कर वसूलना। इसके अलावा जो पीजेंट्स थे वो ऑब्लाइज थे, बेचारे मजबूर थे कि वो अपनी सर्विसेज को दें, टू रेंडर सर्विसेज मतलब अपनी सेवाएं दें अपने लॉर्ड को, अपने मालिक को, उनके घरों में काम करना, उनकी फील्ड पर काम करना, एंड टू सर्व इन द आर्मी, आर्मी में भी काम करना, और अगर कोई बिल्डिंग काम चल रहा हो, सड़कें बन रही हो तो उसमें भी काम करना। तो एक प्रकार से जो नॉबल्स थे जिन्हें हम फ्यूडल लॉर्ड्स कह सकते हैं, उनकी जो जमीन का हिस्सा होता था उस पर पीजेंट्स काम करते थे तो उनसे वो टैक्स भी वसूलता था, बिल्डिंग वर्क भी कराता था। और जो नॉबल की जो छोटी आर्मी होती थी उसमें भी ये लोग रहते थे और नॉबल का कनेक्ट राजा से हुआ करता था क्योंकि राजा ही तो इनको हक देता है इस पे, जमीनों पे, वो चाहे तो बदल भी सकता है। और नॉबल्स कभी कभी इतने स्ट्रांग हो जाते थे कि राजगद्दी से राजा को भी हटाकर खुद राजा बन जाया करते थे। तो इसलिए किंग्स के बाद हम नॉबल्स को ही कह सकते हैं कि दे वर द मोस्ट पावरफुल politically and socially in France. The church too extracted its share of taxes called tithes. तो देखिए चर्च भी टैक्स वसूलता था जिन्हें हम टाइथ कहते हैं। इसे आपको याद रखना है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। पीजेंट से वसूला जाता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट के सभी लोगों को पे टैक्स टू द स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था। तो भाई थर्ड स्टेट में सभी लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। इसके अलावा चर्च किसानों से जो कर वसूलता था वो टाइथ हो गया, और जो राजा था यानी जो शासन था, जो राज था, वो भी टैक्स वसूलता था। वो टैक्स सबको देना पड़ता था थर्ड स्टेट में जो भी शामिल था। और ये जो टैक्सेस थे जो राज को पे करने पड़ते थे उन्हें टैली कहा जाता था। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके अलावा बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे। देखिए आप साबुन खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, खाने पीने का सामान खरीदते हो पैकेट में, तो उसमें जो दाम लगा होता है वो आप पे करते हो। लेकिन आप वास्तव में अगर आपने 10 रुपये कोई चीज़ खरीदी है तो उसमें आपने टैक्स भी चुकाया है जिसकी जानकारी आपको नहीं होती थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। लेकिन अब मान लीजिए कि आपकी इनकम 100 रुपये है और ये कहा जाए कि 10% गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूलेगी, तो 10% मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये, तो आप गवर्नमेंट को 10 रुपये दोगे और अपने पास सिर्फ 90 रखोगे, तो ये एक डायरेक्ट टैक्स हो गया। हमें पता है कि हम कितना पे कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम चीज़ों को खरीदते हैं और उसी में टैक्स शामिल होता है। विच वर लिवीड, मतलब टैक्स को क्या है ना, वर्ड हम यूज़ करते हैं कि जो टैक्स लगाए जाते हैं तो उसके लिए हम लेवी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो टैक्स और लेवीड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन, तो रोजमर्रा के जो खाने पीने की चीजें थी उन पर टैक्स लगाया जाता तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जो मैंने आपको समझाया, जैसे साल्ट है, टोबैको है। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। तो जो टैक्स थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग देते थे, इसी से जो इनकम होती थी और उसी से फाइनेंशियल एक्टिविटीज चलती थी राज्य की। तो किंग लुइस 16 के समय जो शासन था, तो किंग लुइस 16 का जो खर्चा चलता था, पूरे राज्य का खर्चा चलता था, वो टैक्सेस से, इनकम से चलता था। वो टैक्स थर्ड स्टेट के लोग देते थे। यहाँ पे लिवरे दिया गया है। 1794 में करेंसी खत्म कर दी गई। क्लर्जी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, तो चर्च के फंक्शंस वो देखते हैं। टाइथ हो गया, एक टैक्स है जो चर्च ने लगाया था और ये लगभग 1/10 होता था ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्योंकि टाइथ जो टैक्स था वो पीजेंट से लिया जाता था। तो मान लीजिए अगर 100 किलो गेहूं हुआ है तो उसका 1/10, तो उसमें से 10 kg उसे देना पड़ेगा चर्च को, जिससे चर्च का खर्चा चलेगा। और डेली ये टैक्स स्टेट को दिया जाता था। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम समराइज करें तो हम ये देखेंगे कि फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। पहले स्टेट में चर्च के लोग थे जिन्हें हम क्लर्जी कहते हैं, दूसरे स्टेट में नोबिलिटी थी और तीसरे स्टेट में आम जनता थी, जिसमें भी बीच बीच में हम इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत गरीब, थोड़ा
मिडिल और अमीर लोग। टैक्स थर्ड स्टेट ही दिया करता था। टैक्स आपको दो प्रकार के बताए गए हैं, एक ठेली है जो सरकार वसूलती थी और जो टाइथ है वो चर्च वसूलता था किसानों से। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किंग लुइस जब गद्दी पर बैठता है वो 52 वंश का था, 1774 में गद्दी पर बैठा। 20 साल की उम्र थी जब उसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी की। और पता नहीं कोर्स में आगे है कि नहीं है, लेकिन एंटोनेट बहुत दखल देती थी शासन व्यवस्था में, बहुत ज़्यादा खर्च करती थी और जनता इसको भी लेकर चिढ़ी हुई थी। और जो लिवरे उस समय मुद्रा थी जिसे 1794 में डिसकंटिन्यू किया गया, तो बहुत ज़्यादा कर्ज भी हो गया था सरकार पर, तो इनकम का बहुत ज़्यादा हिस्सा उसे पे करना था इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि आपको ये भी क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप उसके लिए अभी से तैयारी करिए। और यहाँ पे हमने फाइनेंशियल रीजंस बता दिए हैं। इसके अलावा जो सोशल स्ट्रक्चर था उससे भी लोग नाखुश रहते थे, तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि उस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर था इससे भी लोग नाराज थे। तो 2 पॉइंट तो हो चुके हैं बिहाइंड द रीजंस बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आगे चलते हैं। ये देखिए एक इमेज है, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सलाद। तो ये देखिए व्यक्ति गरीब है बेचारा, ये नॉबल है, बैठा हुआ है, बहुत कुछ सामान लेके इसके लिए आता है। द फैट लॉर्ड, अच्छा खासा मोटा तगड़ा जो लॉर्ड बैठा हुआ है, रेडी टू एक्सेप्ट इट, वो सब लेने को तैयार है। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक, और एक नज़र भी इसको देखने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि देखिए इसकी नज़र कहाँ है, इसके सामान पर है जो लेके आया हुआ है। और यहाँ पे नज़र नहीं है, इसका मतलब उसे कोई परवाह नहीं है इस व्यक्ति की, बेचारे की। और नीचे देखें तो जो कैप्शन है वो लिखा हुआ है कि द नोबल मैन इज द स्पाइडर, ये मकड़ी है, द पीजेंट्स इज द फ्लाई, और जो किसान है मतलब ये एक मक्खी की तरह है। और यहाँ लिखा है ये जो अनाज है, द मोर द डेविल हैज, जितना शैतान को मिलता जाता है, द मोर ही वांट्स, उतना ही ज़्यादा वो चाहता है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन व्हाई द आर्टिस्ट हैज पोर्ट्रेट द नोबल मैन एज द स्पाइडर एंड द पीजेंट एज द फ्लाई, कि जो पेंटिंग जिसने बनाई है ये चित्र, तो इसमें उसने नोबल मैन को स्पाइडर कहा है, पीजेंट को फ्लाई। तो जिस प्रकार से मकड़ी अपने जाल में फ्लाई यानी मक्खी को फंसाकर उसको धीरे धीरे चूस लेती है, खत्म कर देती है, उसी प्रकार से लॉर्ड धीरे धीरे इन किसानों को बेचारों को चूस रहा है। वो कितनी मेहनत से अन्न उपजाते हैं और ये उनसे लेता रहता है, तो इसलिए इसको स्पाइडर और इसको फ्लाई। दूसरा है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। देखिए स्ट्रगल मतलब संघर्ष, सर्वाइव मतलब जीवित रहना। तो जीविका का संकट हम इसे कह सकते हैं, मीन्स लोगों के पास पैसे की इतनी कमी हो जाए, खाद्यान्न की इतनी कमी हो जाए कि उन्हें जीना भी मुश्किल हो जाए। तो ये भी एक पॉइंट आपका बनेगा। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम, तो इसके कारण कुछ हम देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो 1789 में हुआ था ना, याद है डेट आपको, 14 जुलाई को शुरू हुआ था विद द स्टॉर्मिंग एंड सीजिंग ऑफ बेस्टिल। तो पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, कहाँ 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई। 5 मिलियन का मतलब आप जानते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 50 लाख। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो भाई उन्हें खाना तो चाहिए ना, भोजन तो चाहिए, तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस, देखिए कदम से कदम मिला के चलना। तो जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस रफ्तार से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो कुड नॉट कीप पेस विथ डिमांड। कीप पेस विथ एक फ्रेज भी है, आपकी इंग्लिश को भी सुधारने का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, और इसके साथ विथ प्रीपोजिशन प्रयोग होता है। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट, देखिए जो मुख्य भोजन होता है कहीं का वो वहाँ का स्टेपल डाइट होता है। अब जैसे आप सदन में जाइए तो इडली डोसा ये सब वहाँ के स्टेपल डाइट में आ जाएंगे, चावल वहाँ का स्टेपल डाइट है। वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो मछली भात हो गया, तो इस तरह से स्टेपल डाइट हुआ करते हैं। तो वहाँ का जो मुख्य भोजन था ब्रेड, उसके दाम बढ़ गए, पाव रोटी हम इसे कह सकते हैं। और द मेजोरिटी रोज रैपिडली, इसका यूज करते थे मेजोरिटी लोग। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स, और बहुत से लोग मजदूर के रूप में काम करते थे। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स, बहुत से लोग मजदूर के रूप में काम करते थे वर्कशॉप्स में। और हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस, तो उनकी वेजेस तो भाई फिक्स थी और यहाँ दाम बढ़ते चले जा रहे थे। तो जो उनकी तनख्वाह थी, जो वेजेस थे, जो मजदूरी थी, कुड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। तो प्राइसेस जब बढ़ रही थी तो ये जो उनकी इनकम थी वो कम पड़ने लगी। 10 केजी आलू लेके वो बैठा हुआ है और 5 रुपये प्रति केजी उसने दाम लगाया अपना। अब डिमांड वाले भाई, कोई 1 ग्राहक पहुंचा, कोई 2 ग्राहक पहुंचा, शाम हो रही, आलू पूरा बिक ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति में सप्लाई प्लस में है, मतलब चीजें उपलब्ध है काफी ज्यादा, खरीदने वाले ज्यादा नहीं है, क्योंकि खरीदने वाले तो डिमांड जनरेट करते हैं ना। ऐसी स्थिति में क्या करेगा भाई, बस 3 रुपये प्रति केजी, 3 रुपये प्रति केजी, 3 रुपये में हो गया, 3 रुपये में हो गया,
तो कुछ ग्राहक बढ़ेंगे, अरे भाई सस्ता है सस्ता है, तो यहाँ पे देखिए दाम गिर गया। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है, मतलब मार्केट में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम लोग हैं, तो दाम हमेशा गिरता है। लेकिन खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है और जो माल है वो कम है, तो हमेशा दाम बढ़ता है। तो अब उनकी वेजेस तो फिक्स थी ना, यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, वेज फिक्स है। किसी को 100 रुपये पर डे मिलता है और जो चीज़ 5 रुपये में थी वो खरीद के लेके जाता था, वो चीज़ बढ़ जाएगी 7 रुपये में हो जाएगी, 10 रुपये में हो जाएगी, तब वो उतना कहाँ खरीद पाएगा, क्योंकि उसकी सैलरी तो बढ़ी नहीं है। तो ये इसकी वजह से जो गैप था पुअर और रिच के बीच में वो बढ़ता चला जा रहा था। दिस बिकेम वर्स, और स्थिति खराब हो जाती थी व्हेनेवर ड्रॉट, जब सूखा पड़ता था, कभी ओलावृष्टि हो गई, हेल स्टोन, तो हार्वेस्ट खत्म हो जाती थी, फसल कट नहीं पाती थी, रास हो नहीं पाती थी। इससे एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाता था, जिसे हम जीविका का संकट कह सकते हैं, जीने का संकट। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम, और 1789 के पहले के रिजीम को ओल्ड रिजीम कहा जाता है, तो अक्सर ऐसा होता था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रगल टू सर्वाइव से रिलेटेड, हालांकि एक पॉइंट है कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो लोग परेशान थे, जनसंख्या बढ़ी थी, प्राइजेस बढ़ रहे थे, जो इनके स्टेपल डाइट थी उसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो वेजेस बढ़ नहीं रहे थे, अमीरी गरीबी के बीच में खाई बढ़ती चली जा रही थी, और कैटल डिजीजेस, ड्रॉट, हेल स्टोन्स, इससे हार्वेस्ट खराब होती थी। तो बड़ी दयनीय स्थिति थी वहाँ पर आम लोगों की। अब यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि इतनी स्थिति खराब थी कि लोग घास को उबाल कर इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक नौबत आ जाती थी। तो बताइए, शासन के खिलाफ लोग उग्र नहीं होंगे? तो एक रेवोल्यूशन का मूड तो बनी रहा है। यहाँ डिफाइन किया गया है कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एक बहुत ही विकट स्थिति, जब जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है कि आदमी के जीने के लिए जो मुख्य ज़रूरतें हो पूरी ना हो, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस। एनोनिमस, जो यहाँ पे इमेज थी ना, तो एनोनिमस, और ये जो एचिंग मतलब खींच के जो इमेज बनाई गई है ऐसे स्केच करते हुए, स्केचिंग आप कह सकते हैं कि एनोनिमस स्केचिंग। तो वन हुज नेम रिमेन्स अननोन। क्लास 10th में आप एक लेसन पढ़ेंगे इंग्लिश में, फर्स्ट लेसन, अ लेटर टू गॉड। उसमें बेचारे की फसल पूरी की पूरी हेल स्टोन से खराब हो जाती है, तो ईश्वर से मदद मांगता है। उसके सामने भी सब्सिस्टेंस क्राइसिस डेवलप हो जाता है कि कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, भरण पोषण करेगा। आगे चलते हैं। ये थोड़ा आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, कैसे एक जीविका का संकट बनता है। तो आइए इसे भरते हैं, फिलअप करते हैं, और इसके लिए जो हमें हिंट मिला है वो यहाँ पे दिया गया है। तो बैड हार्वेस्ट मीन्स कि अगर फसल खराब होगी तो क्या होगा? तो ये होगा कि फूड ग्रेन्स की स्केर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम भर सकते हैं कि स्केर्सिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम भर सकते हैं स्केर्सिटी, मतलब कि खाद्यान्नों की कमी, ग्रेन्स की स्केर्सिटी हो जाएगी। इसके बाद जब स्केर्सिटी हो जाएगी तो क्या होगा? दाम बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि राइजिंग फूड प्राइसेस, तो फूड प्राइसेस राइज होना शुरू हो जाएंगी। और जब ऐसा होगा तो जो गरीब लोग होंगे वो ब्रेड यानी कि खाने पीने का सामान नहीं खरीद पाएंगे। ऐसी स्थिति में दो ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये। तो दोनों ऑप्शन को देखिए हम क्या भर सकते हैं। तो हम यहाँ भर देते हैं कि वीकर बॉडीज, भाई जो खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, तो वीकर बॉडीज हो जाएंगी। और उसके बाद दूसरे ऑप्शन में क्या भर सकते हैं? फूड राइट्स, मतलब फूड के लिए दंगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राइट, मीन्स कि लोग ज़बरदस्ती दुकानों में घुसकर मारपीट करना और जो भी रखा है उसको छीना झपटी करना, तो खाने को लेकर दंगा। इसके बाद अब बचा ये, तो अब इसकी जब वीकर बॉडीज होंगी तो इससे लोग बीमार पड़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है तो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ, तो लोगों की मौत की संख्या बढ़ जाएगी, लोग मरने लगेंगे। तो ये बीमारी से भी मरेंगे, और जब फूड राइट होगा तो उस झगड़े में भी कुछ लोग मरेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये एरो यहाँ से भी आया हुआ है और डिजीज से भी आया हुआ है। तो ये कोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया कि लोग जीविका के संकट से जूझते हुए मर भी सकते हैं, झगड़ा हो सकता है। आइए अब आगे चलते हैं। A growing middle class envisages an end to privileges। देखिए मिडिल क्लास हम उसको कहते हैं जो किसी भी समाज में ना बहुत ज़्यादा अमीर होता है ना वो गरीब होता है। पढ़े लिखे संपन्न लोग मिडिल क्लास में शामिल किए जाते हैं, जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए। हम उन बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहे हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, वो तो बहुत ही अमीर माने जाएंगे, तो उस लेवल के नहीं, और ना ही बहुत गरीब। तो एजुकेटेड क्लास होती है किसी भी सोसाइटी की, और अक्सर जो रेवोल्यूशंस होते हैं, कोई चेंज लाना होता है तो मिडिल क्लास ही लेके आती है, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है
और इन्हीं में से लीडर्स होते हैं जो आगे चल के लीड करते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो भी उनके पीछे पीछे, अगर उन्हें अपना गोल। इनविसेजेस एंड टू प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि विशेषाधिकार मीन्स की जो आम लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, राइट्स मिले, उससे कहीं ज़्यादा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, MLA MP का दिया था। और ये प्रिविलेजेस आपको जिस पोस्ट पर आप बैठे उस पोस्ट की वजह से मिलता है, तो वो सब प्रिविलेजेस में ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रिविलेजेस की बात हो रही है वो बाई बर्थ जो प्रिविलेजेस थे, क्लर्जी और नोबिलिटी को मिले हुए थे, तो उस प्रकार के प्रिविलेजेस की बात हो रही है। इन विशेष का मतलब होता है कि आप यहाँ पे अलग वर्ड लगा लीजिए कि थिंक, बिलीव, होप। तो जो मिडिल क्लास थी उसे आशा थी, उसे विश्वास था, उसे उम्मीद थी कि अगर हम कोशिशें करेंगे, या हम कह सकते हैं कि उनकी डिमांड थी कि आगे चलकर ये प्रिविलेजेस खत्म होने चाहिए। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स। तो पहले भी जब रिवोल्ट्स होते थे, विद्रोह होते थे, मीन्स की शासन या व्यवस्था के खिलाफ, अगेंस्ट जब लोग खड़े हो जाते हैं, तो वो रिवोल्ट की श्रेणी में आता है। जैसे 1857 का रिवोल्ट, जिसे हम 1857 का रिवोल्ट कहते हैं इंडिया में, तो वो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहलाता है। लेकिन जो अंग्रेज होते हैं वो उसे म्यूटिनी कहते हैं, ये सैनिक विद्रोह था। और हमारे यहाँ भी हिस्टोरियंस अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या रिवोल्ट था? ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों का विरोध करना ज्यादा तादाद में, और उनसे लड़ने के लिए भी तैयार रहना, तो वही तो था रिवोल्ट। ऐसी रिवोल्ट होता है। तो पहले भी रिवोल्ट होते थे तो उसमें किसान साथ होते थे, और वर्कर्स मतलब जो मजदूर होते थे वो लोग पार्टिसिपेट करते थे, और ये लोग गरीब लोग हैं। तो इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस, तो जब टैक्स बढ़ाए जाते थे तो ये विरोध करते थे। फूड स्केर्सिटी, खाद्यान्न की कमी हो जाती थी तो ये विरोध करते थे। आखिर इसके अलावा उनके पास चारा ही क्या था? बट दे लैक्ड मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट। लेकिन उनके पास साधन नहीं थे। आप किसी भी चीज को करना चाहते हो तो आपके पास कुछ मीन्स होने चाहिए ना, कोई तरीका तो होना चाहिए। अगर आपको कुछ लिखना है तो आपके पास पेन होना चाहिए, तो पेन एक प्रकार से मीन्स हो गया टू राइट समथिंग। तो उनके पास साधन की कमी थी। प्रोग्राम्स, आखिर जब आप कोई विरोध करने जा रहे हैं, विद्रोह करने जा रहे हैं, तो एक प्रोग्राम, एक प्लानिंग तो होनी चाहिए, तो ये नहीं कर पाते थे। टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स, जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पर हम अपने विरोध को जता सके। देखिए, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, फ्रीडम स्ट्रगल था, वो एक प्रकार से विरोध ही था सत्ता के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। लेकिन उसकी प्लानिंग होती थी। और फिर भी आप देखिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, दोनों अंत में वापस लेने पड़े। उन्हें वो सफलता में नहीं मिली जिसके लिए वो लॉन्च किए गए थे। हाँ, ये है कि उन्होंने लोगों को एक करने में जरूर मदद की। तो इस प्रकार से ये जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, ये विरोध कर बैठते थे कैजुअली। कोई प्रोग्राम नहीं था जिससे कि वो उसे पूरी तरह से सफल बना सके। दैट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। आखिर वो विरोध करते थे तो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज करने के लिए तो करते थे कि खाद्यान्न की कमी है तो वो दूर हो जाए, और समाज में जो उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही तो वो दूर हो जाए, तो वो हो नहीं पाता था। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट। तो अब थर्ड स्टेट में ये उन लोगों के लिए काम, समझ लीजिए कि एक गोल हो गया उनके लिए, या आप कह सकते हैं उनके लिए छोड़ दिया गया। हु हैड बिकम प्रॉस्परस, जो संपन्न हो चुके थे, एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। वो एजुकेशन भी उनकी अच्छी थी। तो एजुकेशन क्या होता है ना कि आपको नए नए आइडियाज देती है, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो आपका दिमाग और खुलता है और ओपन होता है। तो इसलिए जो एजुकेटेड क्लास थी सोसाइटी की, तो वो प्रोग्राम बना सकते थे, विरोध कैसे किया जाए, फुल स्केल मेजर्स पे कैसे उसको ले जाया जाए, कैसे सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज लाया जाए, तो ये काम के बारे में सोच सकते थे, कोशिशें कर सकते थे और सफल भी हो सकते थे। तो इसलिए मिडिल क्लास की बहुत बड़ी भूमिका इस पूरे चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे। द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। तो 18th सेंचुरी में का उदय हुआ, मतलब कि दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, टर्म द मिडिल क्लास। इसे मिडिल क्लास कहा गया, मतलब जो एजुकेटेड और संपन्न लोग थे। Who earned their wealth through an expanding overseas। आखिर उनके पास पैसा कहाँ से आया? तो जो वेल्थ थी वो उन्होंने ट्रेड के माध्यम से, ओवरसीज ट्रेड का मतलब होता है कि दूसरे देशों से व्यापार करना समुद्र के रास्ते, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और जो चीज़ों को बनाकर आप बेचते हैं उससे पैसा आता है। जैसे कि वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल थी, यानी कि कपड़े बनाना, ऊनी और रेशम। दैट वर इधर एक्सपोर्टेड, या तो उन्हें भेज दिया जाता था, बाहर के देशों में भेज दिया जाता था, या बॉट बाई द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, या सोसाइटी के जो बहुत धनाढ्य लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, वो खरीद लेते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, तो जो मिडिल क्लास है उसमें मर्चेंट्स भी शामिल होते हैं, और जो चीज़ों को बनाते थे वो मैन्युफैक्चरर्स हो गए। मर्चेंट्स क्या होते हैं? चीज़ों को बनाते नहीं है, वो चीज़ों को खरीद कर दूसरी जगह बेचते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो चीज़ों को बनाता भी है। द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स। अच्छा, थर्ड स्टेट में प्रोफेशनल्स भी थे, लॉयर्स थे, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे, मीन्स जो शासन में जॉब कर रहे थे,
ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये लोग एजुकेटेड भी थे, एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड, और ये मानते थे कि किसी भी व्यक्ति को प्रिविलेज सोसाइटी में बाई बर्थ नहीं मिलना चाहिए, रेदर बल्कि अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, तो वो मेरिट पे जोर देते थे कि किसी को कोई अधिकार मिलना चाहिए या कोई स्पेशल सम्मान मिलना चाहिए तो उसके पास उसकी मेरिट होनी चाहिए। दीज आइडियाज इन्विसेजिंग सोसाइटी, मतलब इन्विसेजिंग सोसाइटी का मतलब एक ऐसी सोसाइटी का एक कोई आइडिया कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं इन्विसेज करना। तो माइंड में एक विजन था कि हाँ सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन फ्रीडम, जो फ्रीडम पे आधारित हो, जहाँ पे इक्वल लॉज हो और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज बराबर हो। और अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे अधिकार हमको मिले हुए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको बराबर की निगाह से देखता है, लॉज की नज़र में भी सब बराबर है। लेकिन आज हम ये सोच रहे हैं ना, लेकिन जब कि हम बात कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, जब राजतंत्र थे और अभी हमने ओल्ड रिजीम के बारे में पढ़ा है, निरंकुश शासन था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब ये चीज़ें बहुत नई सी थी कि क्या ऐसे भी हो सकता है, क्या इक्वल लॉज भी हो सकते हैं सबके लिए। उस समय ये आइडियाज़ और इनको मिडिल क्लास ही लेके चल रही थी। तो उस समय के जो फिलोसफर थे जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, बहुत बड़े फिलोसफर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर। इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ये लॉक ने लिखी थी, सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। तो उसमें उन्होंने डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, देखिए एब्सोल्यूट वर्ड वहीं पे आता है जहाँ पर कोई कंट्रोल ना हो, कोई रोक ना हो, पूरा अधिकार हो आपके पास, पूरी पावर हो आपके पास, तो एब्सोल्यूट होता है, टोटली कंप्लीट इंटायर आप कह सकते हैं। डिवाइन मतलब जो ईश्वर से आपको मिले, राइट मीन्स अधिकार, तो डिवाइन राइट का मतलब ऐसा हो गया कि वो राइट्स जो ईश्वर उन्हें देता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, ऑफ मोनार्क। तो अब समझ में आया आपको कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे, अच्छा इसमें क्लर्जी भी उनका साथ देता था, तो ये कहा जाता था कि जो राजा है वो ईश्वर का एक प्रकार से प्रतिनिधि है और उसे सारी पावर, सारी अधिकार उसे डायरेक्ट गॉड से मिलते हैं। और चूंकि गॉड को सब मानते हैं तो इसलिए राजा के प्रति भी लोगों की स्वामी भक्ति होनी चाहिए, राजा जैसा भी हो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आप